Hi again, chapter number 5. Chapter number 5, speaking skill. Speaking skills. Speaking skill में क्या है भैया? ज़्यादा कुछ है नहीं. मीनिंग की बात करेंगे, स्पीकिंग स्किल होता क्या है, इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे एंड टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स की बात करेंगे, राइटिंग स्किल्स की बात करेंगे, क्लैरिटी इन राइटिंग की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग एंड ओरल प्रेजेंटेशन के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा. आइए शुरू करते हैं. स्पीकिंग स्किल की डेफिनेशन क्या है? स्पीकिंग इज द प्रोसेस. Speaking is the process of sharing, meaning, using words, tone and body language in different situations. भाई अलग अलग सिचुएशन में बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग ही होती है. ओके, यही है बोलने की कला. बोलना क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं? शेयर करते हैं मीनिंग्स, अर्थों को, यूजिंग इस्तेमाल करके शब्दों का, टोन का और बॉडी लैंग्वेज का. अब हर जगह थोड़ी ना टांग पे टांग उठा के बैठता है इंसान. जहाँ उसका मन करता है, जहाँ उसको लगता है वहाँ उसको टांग उठा के बैठना चाहिए तो वहाँ बैठता है. अब उस टांग उठा के बैठने की बॉडी लैंग्वेज को अब आप गलत इन्फॉर्मेशन निकाल लें. भैया हमेशा सबको जनाते रहते हैं, बाप के सामने ऐसे नहीं बैठते हैं और हमारे सामने ऐसे बैठते हैं. अरे भाई, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है. ठीक है, तो बाप के सामने बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है और सबके सामने बॉडी लैंग्वेज अलग होती है. ओके, ठीक है. आइए, तो बॉडी लैंग्वेज समझ गए आप लोग. स्पीकिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मीनिंग यूजिंग वर्ड्स, टोन, बॉडी लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशंस. अलग अलग सिचुएशंस में बॉडी लैंग्वेज के साथ, टोन के साथ, शब्दों के साथ जब आप उनका इस्तेमाल करके अर्थपूर्ण चीज़ों का साझा करते हैं तो इस प्रक्रिया को स्पीकिंग, बोलना, वक्ता की कला कहा जाता है. ओके, चलिए. अब आ जाते हैं एलिमेंट्स पे. इसके एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल. एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल. एलिमेंट्स क्या क्या हैं भैया? फ्लुएंसी, क्लैरिटी, वोकैब्युलरी, ग्रामर. हम थोड़ा सा बोलते बोलते बहक जाते हैं. आप लोग सोच रहे होंगे सर किन वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिए. तो हम बस आपको ये दिखाना चाहते थे, जैसे हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था वर्ड चॉइस से क्या होता है. अचानक से मैंने आपका ध्यान खींचा या नहीं खींचा, ये बस उसका एग्जाम्पल था कि वर्ड चॉइस से कैसे आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. ओके, फ्लुएंसी, स्पीकिंग स्मूथली without long pauses. Clarity, pronouncing words clearly. यहाँ पे आपको दिखी कमी? प्रोनाउंसिंग में हमने गड़बड़ी कर दी जिसकी वजह से हमारी स्पीकिंग स्किल में थोड़ी सी क्या आ गई? कमी आ गई, क्योंकि हम प्रोनाउंसिंग सही से नहीं पढ़ पा रहे थे, जिसकी वजह से स्पीकिंग स्किल में क्या आ गया? थोड़ी सी बाधा आ गई. तो प्रोनाउंसिएशन के लिए क्लैरिटी होना ज़रूरी है. वोकैब्युलरी, यूजिंग राइट वर्ड्स. अब मैं ये नहीं कहूँगा राइट वर्ड्स एंड रॉन्ग वर्ड्स. कुछ राइट वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स होते हैं. सिचुएशन के बेसिस पे जो उस सिचुएशन में बेस्ट सूटेबल हो वो वहाँ सिचुएशन के लिए राइट वर्ड बन जाएगा और अदर सिचुएशंस में वो वर्ड्स राइट वर्ड्स नहीं कहलाएंगे. ओके, ग्रामर, करेक्ट सेंटेंस, स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन. आपको मैं एक बात बता देना चाहूँगा, हम लोग जितने भी ये चैप्टर पढ़े हैं, ये चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा 5th चैप्टर तक.
लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी रूल रिजिड नहीं होता, कोई भी रूल फिक्स नहीं होता। रूल्स हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एडॉप्ट करना होता है। ये सबसे बड़ी कला आपको आनी चाहिए। ओके, ये सब जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग बेस्ट ट्राई कर सकते हैं। दैट्स ऑल वी कैन डू। ओके, ये देखते हैं क्या है। फ्लुएंसी, स्पीकिंग स्मूथली विदाउट लॉन्ग पॉजेज, बहुत देर तक रुके बिना ही बोलते रहना, स्मूथली बोलना। सामने वाले को लगना नहीं चाहिए हम लोग ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। भैया बोलते रहो, फ्लुएंटली बोलते रहो, बीच में हड़कलाओ नहीं, बीच में रुक मत जाओ, क्या बोलना था मुझे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ओके, फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लैरिटी, जो भी बोले प्रोनाउंसिएशन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। वैक्यूबुलरी, स्पीकिंग राइट वर्ड्स, जहाँ पे जिन राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करना हो वहाँ पे उन राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रामर, आपको हमेशा सेंटेंस स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक रखना चाहिए। आपको बोलना था है में, आपने बोल दिया वॉज लगा के, तो भैया कहानी पूरी बदल जाएगी। सुनने वाला तो था में ही सोचेगा, बट वो कहानी आप जो बताना चाह रहे थे वो तो है में था। मैं बाजार जाता हूँ बोलना चाहता था, मैंने बोल दिया आई वेंट टू मार्केट। अब सुनने वाला तो पास्ट टेंस में ही कंसिडर करेगा, मैं बाजार गया था। ओके, इस तरह से होता है चीज़ें। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मतलब स्टेइंग वर्ड्स, स्टेइंग स्पीकिंग है, ओह सॉरी, सेइंग वर्ड्स करेक्टली, शब्दों को अच्छी तरीके से साफ साफ स्पष्ट और सही तरीके से कहा जाए। कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग विदाउट फियर, बिना डर के बोलना चाहिए। भैया गलत हो गया तो क्या हो गया, सही हो गया तो क्या हो गया, हम वापस से रिकरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस लेवल। बॉडी लैंग्वेज हमेशा जेस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ओके, लिसनिंग क्या होता है, पेइंग अटेंशन टू द अदर्स, दूसरों की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, दैट शुड बी योर एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल। ये हैं आपके, पहला फ्लुएंसी, दूसरा क्लैरिटी, तीसरा वोकैबुलरी, चौथा ग्रामर, पांचवा प्रोनाउंसिएशन, छठवां कॉन्फिडेंस, सातवां बॉडी लैंग्वेज, आठवां लिसनिंग। ओके, चले इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल की बात कर लेते हैं कि भैया स्पीकिंग स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको स्पीकिंग स्किल आनी चाहिए। आओ, ये हमारे सिलेबस में है। जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं एक भी सिलेबस से बाहर नहीं है, और एक भी चीज़ सिलेबस की आपकी छोड़ी नहीं जा रही है। 100% सिलेबस कवर्ड है, और एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकता, ये मेरा गारंटी है और ये मेरा दावा है। ओके, आइए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल। ज़रूरत क्या है, बेटर कम्युनिकेशन होगा। अगर आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा हो जाएगा तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, कैरियर में ग्रोथ भी तो होगी भैया। आप बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना सीख जाएंगे। अगला, सोशल कनेक्शन, आपके सोशल कनेक्शन भी जनरेट हो जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी आपके अंदर। जिसको बोलना आता है वही नेता बनता है, जिसको बोलना नहीं आता वो नेता नहीं बनता। फिर हम आप सवाल करते हैं, गंवार लोग ही नेता क्यों बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता क्यों नहीं बनते? क्योंकि पढ़े लिखे लोग बोलना नहीं जानते। ओके, बेटर कम्युनिकेशन, कैरियर ग्रोथ, सोशल कनेक्शन, लीडरशिप, एकेडमिक सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी अगर आपको स्पीकिंग स्किल आ गया तो। ओके, चलिए अगला देखते हैं। स्पीकिंग स्किल के कुछ प्रकार हैं, आइए ज़रा उनकी बातचीत कर लेते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं भाई? टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल। अब इसको राइटिंग बना के लिखने की ज़रूरत थोड़ा ना, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। आइए, इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव, अगेन हम लोग पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जा रहे हैं, बट चलते हैं। इंटरटेनमेंट, इंटरेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, इतने तरीके की बोलने की कलाएं होती हैं भैया।
इंफॉर्मेटिव, ज्ञान देने के लिए अलग तरह की बातें होती हैं। ज्ञान देते वक्त आपको क्या शेयर करना पड़ेगा? फैक्ट्स शेयर करने पड़ेंगे एंड नॉलेज शेयर करना पड़ेगा। इंफॉर्मेटिव के लिए आपको फैक्ट्स और नॉलेज शेयर करना पड़ेगा। परसुएसिव में क्या होता है? कन्विंसिंग अदर्स टू एग्री। एंड वो MLM का नाम सुना है आप लोगों ने? वो जो 3 लोग को जोड़ो और 3 लोग को जोड़ो और 3 लोग को जोड़ो, पैसा कमाते जाओ और फिर BMW खरीद लो, जो विवेक बिंद्रा करता है, आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो वो लोग परसुएसिव काम करते हैं, उनको परसुएसिव स्पीकिंग आती है, कन्विंस कर लेते हैं दूसरों को अपनी बातों में उलझाने के लिए। ओके, मेकिंग पीपल लाफ। एंटरटेनमेंट क्या है? मेकिंग पीपल लाफ और इंजॉय। इंटरटेनमेंट के अंदर आपको लोगों को हंसाने आना चाहिए, साथ ही साथ उनको मनोरंजन भी दिलाने आना चाहिए। इंटरैक्टिव, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। इसमें भी बंदा अकेले बोल रहा था, बाकी लोग सुन रहे थे। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ इंफॉर्मेटिव, मैं आपको फैक्ट्स एंड नॉलेज दे रहा हूँ। मेरी स्पीकिंग स्किल इस समय कैसी है? इंफॉर्मेटिव टाइप की। परसुएसिव, जब मैं आपको कुछ करने के लिए उकसा दूँ, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, ये चीज़ें आपको रियल लाइफ में भी काम आएंगी, सिर्फ एग्ज़ाम पास देने के लिए नहीं होगा। ये कैसी हो गई? परसुएसिव। इंटरटेनमेंट का मतलब क्या हो गया? यही बैकग्राउंड में शायद एक गाना बज रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो ये आपका इंटरटेनमेंट हो जाएगा। ठीक है, इंटरैक्टिव, टू वे कम्युनिकेशन तब होगा जब आपका भी कमेंट ऑन होता और मैं भी बोल रहा होता, मैं आपका लाइव कमेंट पढ़ रहा होता और आपसे बातचीत कर रहा होता। वो कैसा हो जाता? इंटरैक्टिव स्पीकिंग स्किल। पब्लिक स्पीकिंग क्या हो जाएगी भैया? पब्लिक स्पीकिंग में स्पीकिंग टू लार्ज ऑडियंस। स्पीकिंग टू लार्ज ऑडियंस। अब क्या होता है हमारे यहाँ पे, जब कोई नेता वेता आते हैं तो बड़ी भीड़ जमा हो जाती है लोगों की, वो मंच पे खड़े होकर हाय मित्रों, अरे मित्रों, फलाना ठिकाना करते हैं, वो आपकी किस में आ जाएगी? पब्लिक स्पीकिंग में आ जाएगी। इस तरह से सारी चीज़ें चलती हैं। इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव, इंटरटेनमेंट, इंटरैक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका टाइप समाप्त होता है। अब हम लोग आ जाते हैं राइटिंग स्किल के पास। आइए, क्या है भैया राइटिंग स्किल? ज़रा देखें, आसान सा सब कुछ चीज़ें हैं, आपको सब फटाफट समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन वाला माइक यूज़ किया है, बट अगर समहाउ आपको गाना सुनाई दिया तो वो आपका उसमें काउंट हो जाएगा इंटरटेनमेंट वाले में। ओके, राइटिंग स्किल क्या होती है भैया? राइटिंग इज द प्रोसेस of organizing thoughts into words, sentences, paragraphs that others can read and अंडरस्टैंड। क्या चल रहा है ये? आइए देखते हैं। राइटिंग इज द प्रोसेस। राइटिंग लिखना एक प्रक्रिया है। ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, अपने सोचने समझने, अपने ख्यालों को ऑर्गेनाइज करने का, सिस्टमैटिक ढंग से बैठाने का। इनटू किसमें? शब्दों में, वाक्यों में, पैराग्राफ्स में। ठीक है, दैट अदर्स कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, अपने सोचने समझने, अपने ख्यालों को शब्दों में परिवर्तित करना, वाक्यों में परिवर्तित करना, अपने पैराग्राफ्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को राइटिंग कहते हैं। और इससे होता क्या है? दूसरे लोग उसको पढ़कर समझ सकते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? राइटिंग। ओके, आइए चलिए आइए, एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग स्किल। एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग स्किल। एलिमेंट्स क्या है इसके? ग्रामर तो चाहिए ही भैया अगर अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो, शब्दकोश भी चाहिए अगर हम लोग इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो।
ग्रामर, वैक्यूबुलरी, स्पेलिंग भी तो आनी चाहिए, शब्द जान के क्या करेंगे, पंक्चुएशन भी आना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा, क्लैरिटी भी होनी चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशनल भी होना चाहिए। अब क्या चल रहा है आइए ज़रा इनको देखते हैं। ग्रामर में क्या होना चाहिए, करेक्ट स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट, ठीक है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब वगैरह, ठीक है। अब वैक्यूबुलरी, यूजिंग राइट वर्ड्स, वैक्यूबुलरी जब शब्दकोश रहेगा तभी तो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग, राइटिंग वर्ड्स करेक्टली, सिर्फ शब्दों को जानना ही बड़ी बात नहीं है, शब्दों की स्पेलिंग को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यूजिंग मार्क्स लाइक कॉमा एंड पीरियड्स, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑल दैट, ओके। क्लैरिटी, मेकिंग राइटिंग इजी टू अंडरस्टैंड। अब ऐसी अंग्रेजी मत लिख देना भैया, किसी को समझ ही नहीं आया, पता चला ऐसे ऐसे शब्द लेके आए, वकांडा से लेके चले आए शब्द इंग्लिश वाले, किसी को समझ ही नहीं आ रही। तो राइटिंग को इजी बनाना है ताकि आसानी से वो समझा जा सके, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अरेंजिंग आइडियाज लॉजिकली। अब जो भी आपके पास आइडिया है उसको लॉजिकली अरेंज करना है। मुझे बताना था आपको एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग स्किल, मैंने आपको कैसे पैटर्न फॉलो किया, पहले राइटिंग स्किल की डिफिनेशन हमने पढ़ी, फिर उसके एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। अगर मैं पहले यही कर देता, एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग स्किल पढ़ाता, फिर एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल पढ़ाता, फिर राइटिंग स्किल की डिफिनेशन बताता, फिर स्पीकिंग स्किल की डिफिनेशन बताता, तो शायद अच्छा नहीं लगता ना। तो अरेंज करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। लॉजिकल तरीके से अरेंज होना चाहिए, ठीक है। आइए अब क्लैरिटी नाम की एक चीज़ होती है प्रभु, क्लैरिटी। लेट मी चेक भाई, माइक चल रहा है ना, वरना मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। हाँ माइक चल रहा है, चलिए। क्लैरिटी इन राइटिंग, क्लैरिटी इन राइटिंग का क्या मतलब है, क्लैरिटी मीन्स योर राइटिंग इज easy to read and understand. It avoids confusion and gets your points across डायरेक्टली। क्या बोल रहे हैं, आओ जरा इसको समझते हैं। क्लैरिटी, स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब क्या है, आपकी राइटिंग आसान होनी चाहिए पढ़ने में और समझने में। ये लिखने की राइटिंग वाली बात नहीं हो रही है, ये जो चीज़ लिखा गया है इसकी फीलिंग क्या है, दैट्स राइटिंग। मैं यहाँ पे वो इमला वाले राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि 4 पन्ना लिख लेना राइटिंग अच्छी हो जाएगी, दैट्स नॉट राइटिंग। वी आर टॉकिंग लाइक ए BCA स्टूडेंट्स, ओके। हम लोग सीनियर स्टूडेंट्स की तरह बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए राइटिंग बहुत बड़ी फैक्टर नहीं होनी चाहिए। इट अवॉइड्स कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को दूर करता है। गेट्स योर पॉइंट्स अक्रॉस डायरेक्टली, पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को जो भी आपने राइटिंग में लिखा है उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ओके। दैट शुड बी योर गोल, क्लैरिटी। अब क्लैरिटी लाने के लिए कुछ टिप्स हैं, जरा हम भी उन टिप्स को सीख लेते हैं और हमारे साथ आप भी उन टिप्स को सीख लीजिए। आइए देखते हैं क्या है टिप्स। टिप्स फॉर क्लियर राइटिंग। पहला, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, अवॉइड jargon, be specific, use एक्टिव वॉइस। अब आप लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस तो पढ़ा ही होगा, वही वाला एक्टिव पैसिव वॉइस है ये, ठीक है। आइए देखते क्या है। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, अवॉइड लॉन्ग
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डोंट यूज टेक्निकल वर्ड्स अनलेस नीडेड, यूज एग्जैक्ट वर्ड्स, सब्जेक्ट डज द एक्शन। अब इसको थोड़ा उदाहरण के रूप में समझते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं भैया। अब मुझे बोलना है छोटे शब्दों में, मुझे बोलना है मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा मैं उठा, मैं गया, मैंने लेटा, मैंने बैग खोला, बैग में से एक किताब निकाली, किताब खोला और किताब पढ़ा। तो सुनने वाला बोलेगा भाई तुम यही कहना चाह रहे हो ना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा। तो इतना कहानी करने की क्या जरूरत है। लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बनाने आपको, शॉर्ट सेंटेंस में आंसर दे देना है। अवॉइड जार्गन, इतनी कहानियों में टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है कि मैं उठा और उसके बाद मैंने किताब रूपी देवी के दर्शन किए जिसमें सरस्वती माता का आगमन हुआ। इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जार्गन को अवॉइड करना है। बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना है, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करने हैं। मैं किताब पढ़ा, मैंने फिजिक्स की किताब पढ़ी, मैंने केमिस्ट्री की किताब पढ़ी, ये आपके सेंटेंस को एकदम क्लियर कट बता देगा, सुनने वाला एकदम एग्जैक्टली समझ जाएगा आप कहना क्या चाहते हैं। एक्टिव वॉइस में बात करनी है, मैं खाना खाता हूँ, खाना मेरे द्वारा खाया गया। कौन सा सुनने में अच्छा लग रहा है, समझने में आसान है, मैं खाना खाता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, हमेशा एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस को लिखने की कोशिश करिए, पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा सब्जेक्ट एक्शन में रहना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट एक्शन में रहना चाहिए। ओके, आइए कुछ प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव राइटिंग के, उनकी बात कर लेते हैं। बस छोटा सा चैप्टर और है, खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे क्या, लिखते वक्त एक पर्पस होना चाहिए, किसके लिए लिख रहे हैं एक ऑडियंस होना चाहिए, किस टोन में लिख रहे हैं वो ऑडियंस होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। ओके, चल अब पर्पस का क्या मतलब है। पर्पस का मतलब पता हो भैया, नो, जानते रहो, वाई यू आर राइटिंग, लिख क्यों रहे हो, ये पता होना चाहिए। नो हु विल रीड इट, आखिर पढ़ेगा कौन इसको, ये भी पता होना चाहिए। अब टोन की बात आ गई भैया। अब आप कहेंगे सर जी टोन तो बोलते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, लिखते वक्त कैसे पता चलेगा कि टोन क्या है। अभी बताते हैं आपको बच्चा। देखिए, जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, उसके लिखने का तरीका देख लीजिए, वही प्रार्थना पत्र वाली बातें अपने मित्र से कहकर देखिए, आपको टोन में अंतर समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ आपको अपने मित्र को लिख के देना है, सेम चीज़ अपने प्रिंसिपल को लिख के देना है। आप लिखेंगे दोनों ही सेंटेंसेस में, लेकिन टोन आपको डिफरेंट फील हो जाएगी बस लिखने से ही। स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइज आइडियाज़ क्लियरली, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज अच्छे से करना है, सिस्टमैटिक ढंग से एप्लीकेशन लेटर लिखना है। पहले ये नहीं लिख देना है कि मेरे दादा मर गए हैं इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे पहले लिखेंगे मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरे दादा मर गए हैं। दोनों सेंटेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन किस तरह से सेंटेंसेस को ऑर्गेनाइज किया गया है, पूरा मीनिंग बदल जाता है इससे। ओके, दैट शुड बी स्ट्रक्चर। रिविजन, एडिट एंड इम्प्रूव योर राइटिंग। जब भी आप लिखेंगे कोई भी किताब या फिर कोई भी एप्लीकेशन लेटर या कोई भी चीज़, अगर आप पहली बार लिख रहे हैं, दूसरी दफ़ा लिख रहे हैं, तीसरी दफ़ा लिख रहे हैं या तीसरी बार लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको बार बार एडिट करना चाहिए और चीज़ों को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, ठीक है। आइए एक फ्लो चार्ट है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। क्या है, राइटिंग प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है। आओ ज़रा उसकी किस्से की बात करते हैं।
ये चैप्टर वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं ये तो नहीं कहूँगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट आपकी इच्छा है। राइटिंग प्रोसेस फ्लो। राइटिंग प्रोसेस फ्लो क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक आइडिया आता है। आइडिया क्या करता है? हमको आइडिया आता है कि भैया फलाना चीज़ के बारे में हम लेटर लिखेंगे, फलानी चीज़ के बारे में बुक लिखेंगे, फिर हम एक ड्राफ्ट लिखते हैं। ड्राफ्ट वो चीज़ होती है जो सबसे पहली बार लिखा जाता है। सबसे पहली बार लिखी हुई चीज़ ड्राफ्ट कहलाती है। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऐसे 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 लिखूंगा, फलाना लिखाना, ये स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसे लिखूंगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर बॉडी रहेगी, फिर नीचे रिक्वेस्ट लिखूंगा, ये आपका ड्राफ्ट हो गया। ड्राफ्ट को हम लोग देते हैं स्ट्रक्चर। ड्राफ्ट के अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर से हमको मिलती है क्लैरिटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग के बाद हम लोग करते हैं उस ड्राफ्ट की एडिटिंग। एडिटिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद हमको फाइनल राइटिंग मिल जाती है। ठीक है, फिर से समझिए। सबसे पहले एक आइडिया आता है, आइडिया को पहले हम लोग लिखते हैं। मेरे पास आइडिया आया कि एक किताब लिखेंगे जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा, ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे करेंगे। इस सिलेबस के अंदर 2 क्वेश्चन डालेंगे, यहाँ 3 क्वेश्चन डालेंगे, यहाँ 4 क्वेश्चन डालेंगे, यहाँ 3 डालेंगे, यहाँ 3 नहीं डालेंगे। दिस इज ड्राफ्ट। ओके, ड्राफ्ट से हमको क्या मिला? स्ट्रक्चर। हमें एक स्ट्रक्चर मिल के आ गया, हमको एक क्लैरिटी आ गई। इस तरह से हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो हमारा सिस्टम सही होगा। उसके बाद हम एडिटिंग करते हैं। यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे टाइप किया, बाद में यहाँ कुछ एरर सही किया, यहाँ कुछ एरर सही किया, यहाँ कुछ एरर सही किया। फिर उसको हमने रिवाइज किया कि भाई यहाँ तो सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, ओह सॉरी यहाँ गलत हो गया, अच्छा यहाँ सही हो गया, ओके यहाँ सही हो गया। इस तरह से हम लोग रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है? फाइनल राइटिंग निकल के आती है। ओके, इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ओरल प्रेजेंटेशन पे। ओरल प्रेजेंटेशन। अब ओरल प्रेजेंटेशन क्या है, आइए देखते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, आइए देख लेते हैं। एन ओरल प्रेजेंटेशन इज अ स्पोकन रिपोर्ट और एक्सप्लेनेशन गिवन टू an audience, often supported by visuals like slides or charts। क्या कह रहे हैं? एन ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल मतलब मुंह से बात करना है भैया। प्रेजेंटेशन इज ए स्पोकन, बोलकर रिपोर्ट दिया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है, गिवन टू एन ऑडियंस, सुनने वाले के लिए, ऑफन सपोर्टेड, सपोर्ट मिलता है किसके द्वारा? विजुअल्स के द्वारा, स्लाइड्स के द्वारा एंड चार्ट्स के द्वारा। हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन को आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक मैं लिख के ले आता, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ओरल हो गया। ये आपके पास पहले से बना हुआ है, स्लाइड है, मान लो ये स्लाइड है, ठीक है, ये चार्ट्स बने हुए हैं, मान लो ऐसा कुछ चार्ट्स मैंने बना दिया कि ऐसा, इसके पहले हमने चार्ट पढ़ा था ना, फिगर बना हुआ था, दैट थिंग, ये चार्ट था, ये स्लाइड हो गई, ठीक है। इस स्लाइड को विजुअल्स कहते हैं, ये विजुअल्स हैं, ये दिखा रहा है आपको। इसको आप मेरे ऑडियंस हैं, आपके सामने मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोलकर इसको बोलेंगे ओरल प्रेजेंटेशन। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एक बार फिर से सुनिए, एन ओरल प्रेजेंटेशन इज ए स्पोकन रिपोर्ट और एक्सप्लेनेशन गिवन टू एन ऑडियंस, ऑफन सपोर्टेड बाय विजुअल्स लाइक स्लाइड्स और चार्ट्स। Elements of good oral presentation, elements of good oral presentation, ठीक है, क्या क्या है भैया? कंटेंट, स्ट्रक्चर, डिलीवरी, विजुअल एड्स, engagement,
कंटेंट क्या है भैया? व्हाट यू से, फैक्ट्स, आइडियाज, एग्जाम्पल्स, आइडियाज एंड एग्जाम्पल्स। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है अभी एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाउ यू ऑर्गेनाइज योर टॉक, डिलीवरी, हाउ यू से इट, वॉइस, टोन, बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रभु। सारा आपको एक मैं राज की बात बताऊं, एक बुक है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। उस बुक में लिखा है कि 80% कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल आर ऑफनली कन्वेड बाई बॉडी लैंग्वेज। इसका हिंदी बता दें आपको, दो लोग जब मिलते हैं 80% बातें बॉडी लैंग्वेज से हो जाती हैं, बस किसी को पता नहीं होता। मुंह से तो लोग 20% ही बातें करते हैं, बाकी बातें तो 80% होती हैं बॉडी लैंग्वेज से। ओके, आइए देखिए क्या कहते हैं। कंटेंट, कंटेंट क्या होता है? व्हाट यू से, फैक्ट्स, आइडियाज, एग्जाम्पल। जो आप बोलेंगे, जो भी मुख से आपके निकल गया वो होगा कंटेंट। स्ट्रक्चर, जिस रूप में बोलेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, वो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। डिलीवरी, किस तरह से आप बातों को प्रस्तुत करते हैं, किस टोन में प्रस्तुत करते हैं, कितनी स्पीड में करते हैं, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ करते हैं, वो आपकी डिलीवरी हो जाएगी। विजुअल एड्स, विजुअल एड्स मतलब आप बोलने के साथ साथ किन विजुअल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर सपोर्टेड योर टॉक, आपकी बातचीत को सपोर्ट करने के लिए जिन भी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब क्या आ जाएगा? विजुअल एड्स हो जाएंगे। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब होता है कीपिंग द ऑडियंस इंटरेस्टेड। जो भी सुनने वाला है उसको हमेशा क्या रखना है? इंटरेस्टेड बनाए रखना है कि क्या चल रही बातें हमें भी तो जानना है, ऐसा तो नहीं हमारे कानों से कुछ निकल के चला जाए। इंटरेस्टेड बना के रखना है उसको। ओके, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एलिमेंट्स ऑफ गुड ओरल प्रेजेंटेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए। कंटेंट, जो भी आप चीज़ें बोलेंगे वो कंटेंट, जिस तरह से आप बोलेंगे वो स्ट्रक्चर, जिस तरह से आप बोलेंगे वो हो गया डिलीवरी। विजुअल एड्स, बोलने के साथ साथ आप किन चीज़ों का जो आंखों से देख के आपकी बातचीत में मिक्स है वो हो गए विजुअल एड्स। इंगेजमेंट, आप अपने सुनने वालों को हमेशा इंगेज रखेंगे, ठीक है, उनका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए प्रभु। जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपका ध्यान कहीं और जाने ना पाए, बट पता नहीं मैं इसमें समर्थ हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एन ओरल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एन ओरल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ओरल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको क्या देना था? इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या देनी होती है? मेन बॉडी। मेन बॉडी के बाद कंक्लूजन। अब इसको मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ। जब मेरा लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने क्या कहा? हाय गाइस, आज हम लोग फेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से आ गया, दैट वाज द इंट्रोडक्शन। अभी जो हम सब कुछ कर रहे हैं वो सब किस में आ रहा है? मेन बॉडी। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको क्या बोलूँगा? थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बट फिर भी बाकी लोग बोलते हैं ना, वो क्या होता है? कंक्लूजन। ओके, ठीक है, इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका। अगर आपको इसमें थोड़ा सा और समझा दूं, इसमें हम लोग क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और ब्रीफ देते हैं। ब्रीफ मतलब संक्षेप। आपसे सवाल पूछा गया होगा ना हाई स्कूल इंटर में कि इस कहानी को संक्षेप में एक्सप्लेन करिए, संक्षेप में इसकी समरी लिखिए, ठीक है, शॉर्ट में। तो ब्रीफ डिस्कशन करिए, ये सब हो गया ब्रीफ। तो हमने जैसे मैंने चैप्टर शुरू होने से पहले आपको बताया हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, दैट वाज द ब्रीफ। मैंने आपको बताया मेरा नाम रोहित विश्वकर्मा है, मैं IIT इलाहाबाद से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने BTech MTech कर रखा है। दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। ओके, ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। ग्रीट, हाय गाइज, आई एम हियर, दैट वाज द ग्रीट। ओके, मेन बॉडी जो हम लोग सब इतने देर से पढ़ रहे हैं, ये हो गया, फलाना हो गया कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ओरल राइटिंग प्रोसेस फ्लो क्या है, राइटिंग स्किल क्या है, स्पीकिंग स्किल क्या है, एलिमेंट्स क्या है, फलाना ढकाना, ये सब किस में आ जाएगी? बॉडी में आ जाएगी। कंक्लूजन अभी के लिए रोक दीजिए, वरना अभी सुन लीजिए क्या होता है कंक्लूजन। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं लास्ट में आपको क्या बोलूँगा? कॉन्ग्रेट्स।
यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर पूरा खत्म होता है। पूरी की पूरी कम्युनिकेशन स्किल आपने 5 वीडियो में पढ़ ली है। इसके बाहर आपको ना कुछ पढ़ना है, ना आपको इससे बाहर कुछ जानने की ज़रूरत है। आप एग्जाम जाइए इन वीडियोस को देख के और पूरा का पूरा एग्जाम छोड़ के आइए, वो मैं बोलूँगा। दैट वाज माय कंक्लूजन। ओके, ठीक है, चलो। अब आ जाते हैं हम लोग टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टिप्स फॉर इफेक्टिव, अरे कम्युनिकेशन नहीं सर, ओरल प्रेजेंटेशन सर। क्या सर, क्या कर रहे हैं सर? ठीक है, टिप्स फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या क्या है भैया आपका? ऐसे ही बोलते हैं ना अगर रियल लाइफ में क्लासेस होती तो। प्रैक्टिस बिफोर हैंड, यूज सिंपल लैंग्वेज, मेक आई कॉन्टैक्ट, यूज विजुअल्स, स्टे विद इन टाइम। क्या चीज़ें हैं ये? आओ जरा देखते हैं। प्रैक्टिस बिफोर हैंड, पहले से ही प्रैक्टिस करके रखो भैया। जब ओरल प्रेजेंटेशन देने जाना हो ना, तुमको पहले से प्रैक्टिस कर लो। जब तुमको प्रेजेंटेशन कोई देना हो किसी के सामने, इसके स्लाइड्स वगैरह लगा के अपने चार्ट पेपर को एक्सप्लेन करना हो, पहले घर पे 4 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं ऐसे बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, ये यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ होता है। ये जो चीज़ें हैं ये आपका किस में आ जाएगा? प्रैक्टिस फोरहेड। सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, क्या पता हम खुद ही भूल जाएँ। ठीक है, सिंपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे। मेक आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्लेन करते वक्त सामने वाले के साथ आई कॉन्टैक्ट बना के रखेंगे ताकि वो हमारी बातों को सुनता रहे, हमारी बातों को समझता रहे। ऐसा ना हो भाई हम बोलते रहें, वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या खोर है। मास्टर साहब को हमने अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, मास्टर साहब को हम बता रहे हैं सर हमने इतने मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें हमने आर्डिनो लगाया है, इसमें हमने सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, फलाने का नाम ने किया है। मास्टर साहब अपने धुन में है, घर पे पूड़ी बनी है, कचौड़ी बनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। विजुअल्स का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ पिक्चोरियल बना के ले आएंगे, उसके साथ अपने को एक्सप्लेन करेंगे। स्टे विद इन टाइम, अगर आपको 10 मिनट का टाइम मिला है, 10 मिनट के टाइम के अंदर ही आपको एक्सप्लेन करना है। एक्स्ट्रा टाइम की आपको उम्मीद नहीं रखनी है, अदरवाइज आपका इंप्रेशन गलत पड़ता है। ओके, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर समझ में तो सब आ गया, एग्जाम में लिखेंगे कैसे? दैट्स योर क्रिएटिविटी। इंग्लिश आती है, ट्रांसलेशन आती है, स्पीकिंग स्किल हमने सीख लिया, राइटिंग स्किल हमने सीख लिया। क्या करना है? राइट वर्ड्स, राइट टोन, राइट सेंटेंस। ग्रामर सही होना चाहिए, वर्ड सही होने चाहिए, टेक्निकल टर्म्स 2-4 उठा के बस रख देना है, बाकी का पूरा आंसर अपने आप बन जाएगा। ओके, चलिए, आई थिंक यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। ओके, सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक for your examination and I hope I will see you in the next video. Thank you.